हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ रियल मास्टर। हाँ तो बच्चों, हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामितीय का परिचय। ठीक है बच्चों, ये पूरा चैप्टर थियोरटिकल है, यानी थ्योरी भरी पड़ी है पूरे चैप्टर में। हाँ तो इसका देखो, पहला पॉइंट देखो। यूक्लिड ने बिंदु, रेखा और तल को परिभाषित किया है, परंतु गणितज्ञों गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए ज्यामिति ज्यामिति में इन्हें अब अपरिभाषित अपरिभाषित पदों के रूप में लिया जाता है। देखो, वो कह रहा है यूक्लिड ने बिंदु, रेखा और तल को परिभाषित किया। अब भाई, यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे जो मैथ की खोज, मैथ के बारे में जानकारी निकालते थे। तो उन्होंने बिंदु, रेखा और तल को परिभाषित किया। उन्होंने इन तीनों चीजों की परिभाषा दी और गणितज्ञों को। तो परंतु उन गणितज्ञों ने उस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया। उन्हें कुछ कमी लगी होगी या समझ में नहीं, मतलब कुछ, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए ज्यामिति में इन्हें अब अपरिभाषित पदों के रूप में माना जाता है। जब उन्होंने स्वीकार नहीं करा तो उसे अपरिभाषित कर दिया गया। अब वो अपरिभाषित के रूप में, अपरिभाषित पदों के रूप में लिखा जाता है। ठीक। चलो, इसके 2 पॉइंट थे बच्चे। इसे 2 भागों में वर्गीकृत करा। पहला है अभिग्रहित और अभिधारणाएं। अभिधारणा ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती हैं। सत्य होती हैं। इन इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता। ठीक।
हाँ तो बच्चों को वो कह रहा है, ये जो अपरिभाषित पदों में लिखा जाता है ना बच्चों, दो वर्गों में बांटा गया। पहला अभिग्रहित और दूसरा अभिधारणाएं। ठीक, ये दोनों ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती हैं। मतलब इन्हें यूज करने पर हमें पता चलेगा ये सत्य है, परंतु इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, प्रूव नहीं कर सकते हम इन्हें। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड। थर्ड कह रहा है प्रमेय ये कथन कथन है जिन्हें परिभाषाओं परिभाषाओं अभिग्रहितों तो पहले सिद्ध किए गए कथनों और मानिक संकरण प्रकरण द्वारा सिद्ध किया जाता है। ठीक है बच्चे, देखो जब हमें ये ज्ञात हो गया, फिर आया प्रमेय। प्रमेय एक ऐसा शब्द है, ये कथन है जिसने परिभाषाओं अभिग्रहितों से पहले सिद्ध किए गए कथनों और निगमानिक प्रकरण द्वारा सिद्ध किया जाता है। ठीक, इन दो से भी पहले सिद्ध किए हुए कथनों से प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। ठीक है ना, ये कहना है इसका। अब आगे देखो, देखो अच्छा, यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित थे। देखो पहला, ये वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक, पहला कह रहा है ये वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो। ठीक, अब मान लो बच्चों आपके पास 2x2 का एक वर्ग है, सेम उसी की तरह एक और वर्ग है, दोनों सेम वर्ग है, तो क्या वे दोनों बराबर नहीं होंगे आपस में? मान लो आपके पास 2x2 का स्क्वायर है, ये भी दो और ये भी दो, और एक और है, ये भी 2 का है और ये भी 2। ठीक, इसका नाम d दे दो, इसका नाम। जब ये भी 2 का है, ये भी 2 है, वर्ग है, ये क्या है? वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो दो, जब दोनों वर्ग हैं और 2-2 सेंटीमीटर की इनकी भुजा, 2-2 सेंटीमीटर या 2-2 मीटर, अभी 2-2 इकाई लेकर चलो, 2-2 इकाई की इनकी भुजा है, तो क्या ये बराबर नहीं होंगे? क्या ये ऐसे बराबर नहीं होंगे? वो ये इसी कथन में कह रहा है
कि ये वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो। अब ये वाली वस्तु इसके बराबर है, ये कह लो कि ये वाली वस्तु इसके बराबर है, कुछ भी कह लो, कहना समझ में यही है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरी देखो, यदि बराबरों को यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण ही पूर्ण भी बराबर होते हैं। देखो दूसरा, यदि दो बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर ही होता है। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है, यदि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। ठीक, चलो चौथा कह रहा है, ये वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। पांचवा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है और ही वस्तु एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। और एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ठीक बच्चों, चलो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और इस ये 7 पॉइंट है बच्चों अभिग्राहित के। ठीक, इन्हें नोट कर लो। और यूक्लिड की अभिधारणाएं नहीं। देखो अभिग्राहित देख ले, अभिधारणा देखो। अभिधारणाएं
ठीक, पहली अभिधारणा 1, कह रहा है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती। ठीक, दूसरा अभिधारणा 2, अभिधारणा 2, अभिधारणा 2 है एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभिधारणा 3, बच्चों एक शांत रेखा है, ये वाला देखो आपके समझ में आया होगा। एक शांत रेखा मतलब शांत रेखा है, इसे पॉइंट ए और बी देखना, ये शांत रेखा है बच्चे। हम बस इतनी ए से बी के बीच में एक रेखा है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है भाई। अभी मैं पर ये डॉटेड लाइन नहीं है, लाइन वैसी हो सकती है, बता रहा हूँ जिससे आपको दिखे अलग। मैंने बढ़ा दिया, फिर रेखा बढ़ गई ना, पहले इतनी थी अब इतनी होगी, फर्क है। तो वो यही कह रहा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक, चलो किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। है। चलो खुश, अब अभिधारण नंबर 4, अभिधारणा नंबर 4 कह रही है यदि समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट अभिधारणा नंबर 5, अभिधारणा नंबर 5 है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर कर एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो तो एक ही ओर दो अंत है
कोण त्रिकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं, जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। देखो, ये कह रहा है एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम हो। ये ऐसे है बच्चों, ये दो सीधी रेखाएं और इस पर एक सीधी रेखा गिरा दी, ये गिरा दी, तो ये जो अंतःकोण है पहला और दूसरा, इन दोनों का कोण दो समकोणों के योग से कम होना चाहिए। ठीक, चलो ये थी बच्ची थ्योरी। एक्सरसाइज देखते हैं हम। एक्सरसाइज 5.1। हाँ तो बच्चों देखो, पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन गलत है या सत्य है। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। देखो बच्चों, पहला एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दूसरा,
दो बिंदुओं देखो बच्चों, हमें इसमें सत्य और असत्य बताना है कि सही और गलत। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखते हैं। यह है बच्चों एक बिंदु। अब इस बिंदु से मैं रेखा खींचता हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है बच्चे, समझ में? एक बिंदु से अनंत रेखाएं या अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये कथन कैसा हुआ? गलत। फिर कह रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्याएं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं। ले भैया, ये हैं दो बिंदु। अब इसके अलावा कोई और बिंदु जा रही है, तो मतलब कोई और पॉइंट रेखा जा सकती है इन दो बिंदुओं से होकर? मुझे तो लगता नहीं, या तो ये नहीं जाएगी या नहीं आएगी, तो एक ही हो सकती है। ये कह रहा है ये भी है गलत, असत्य। फिर तीसरे में दिमाग लगाओ, ये शांत रेखा दोनों ओर निश्चित रूप से खींचे जा सकते हैं। ये वाला मैंने आपको बताया भी था। ठीक, ये कैसा है फिर? राइट है क्योंकि एक रेखा है। अब मैं इसे बढ़ा तो सकता हूँ, दोनों तरफ बढ़ सकती है। फिर चौथा कह रही है यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती। भाई देखो, ये है वृत्त, दोनों की त्रिज्याएं आर है। क्या इनकी त्रिज्या बराबर नहीं है? जब दोनों के वृत्त यानी कि परिधि बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर नहीं होगी। वो कह रहा है दो वृत्त बराबर है, भाई सेम टू सेम है।
कोई आप गोल चीज ले लो, दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक, क्या उनकी त्रिज्याएं बराबर नहीं होंगी? तो त्रिज्याएं बराबर, फिर कह रहा है यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, और तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। देखो बच्चों, ए बी बराबर है पी क्यू के, पी क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई के। और पी क्यू जो है वो ए बी के बराबर है और एक्स वाई के बराबर है। तो ए बी बराबर क्या हो गया? एक्स वाई। प्रूव हो गया। कैसे? पी क्यू की जगह हम एक्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों भाई बराबर हैं। पी क्यू बराबर है एक्स वाई के और पी क्यू ही बराबर है ए बी के, तो पी क्यू जो है कॉमन है दोनों। तो पी क्यू की जगह मैंने एक्स वाई लिख दिया, तो हमारा आंसर प्रूव हो गया। दिस इज आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में वो परिभाषाएं पूछ रहा है, समांतर रेखा की, लंब रेखा की, हाँ तो बच्चों समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखा, समांतर रेखा होती है बच्चों ऐसी जो सीधे चल रही हो, आपस में अनंत तक भी नहीं कट रही, मिल नहीं रही। जैसे रेल की पटरी, दोनों साथ साथ चलती हैं पर कभी आपस में मिलती नहीं। समांतर है ना दोनों एक दूसरे के, लेफ्ट वाली राइट वाली दोनों है बराबर, ऐसे ही है समांतर रेखा। ठीक, फिर है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या है? लंब रेखा, लंब रेखा होती है ऐसे, इनका बच्चों जो प्रतिच्छेदित करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित 90 डिग्री पर करें। अब ये देखो प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को और 90 डिग्री होना चाहिए इनका हर एंगल। अब ये रेखा है, अब मुझ पर इस पर एक लंब रेखा बनानी है मुझे। लंब रेखा की डेफिनेशन क्या है? वह रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, प्रतिच्छेदित करेंगी 90 डिग्री पर, जब भी वो लंब रेखाएं, लंब हमेशा 90 डिग्री पर ही चलता है 90 डिग्री। ठीक, फिर है रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड, रेखा का वह भाग, यह है बच्चों रेखाखंड, ए पॉइंट और बी, रेखा का भाग। रेखाखंड मतलब रेखा का भाग। ठीक, इसके ये जो पॉइंट है, रेखा बच्चों अनंत तक जा सकती है, इस बात का ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट मैंने लिख दिया ना भी अभी हमें पता नहीं कि रेखा कितनी दूर तक जाएगी, तो हमने मान लिया कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक, तो इसमें ये जो कोने कोने बनते हैं बिंदु, इन दो के बीच रेखा है। ठीक, फिर है चौथा नंबर है वृत्त की त्रिज्या। ये देखो ये बिंदु है बच्चों, मान लो ये ए और ये पी पॉइंट है ऐसे। अब मैं ए पर प्रकार, अब प्रकार लेना, ए पर रखना और बी पर पेन या पेंसिल की नोक रखना और इसे घुमाना, तो ये इस तरह से कोई सर्कल बन जाए। तो ये जो रहेगी हमारी त्रिज्या है। ठीक, और वर्ग, वर्ग क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसमें जो इसका कोण है तो पूरा 360 डिग्री का होता है, इसका 180 डिग्री पड़ता है, इसका 90 डिग्री और इसका भी 180 डिग्री। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दो मैंने ऐसे ही समझा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने फटाफट सवाल करने हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, नीचे दी हुई दो
दी हुई तो अभिधारणाओं अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। वो कह रहा है बच्चों, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार। ओके, पहला है, दो भिन्न बिंदु ए और बिंदु बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। हाँ, तो ऐसे अनेक सारे हो सकते हैं, बस वो हमसे पूछ रहा है कि यह सत्य है या असत्य। तो हम बोल सकते हैं ऐसे अनेक प्रकार के और भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये है पॉइंट ए, ये बी, इसके बीच में पॉइंट सी। बस, दिस इज आंसर। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है ना बच्चों, उसे भी ऐसे ही लिखना है। बस बाद में क्या लिखना है, ऐसे इस प्रकार के और भी हो सकती है। ठीक है ना, बस आंसर हो जाएगा वही। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। ठीक, देखो दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु बी, एक बिंदु सी। ये बच्चे क्या, दो बिंदु, अब बीच में एक पॉइंट है सी, बिल्कुल बीच में। तो ए सी और बराबर है बी सी। ठीक है बच्चों, हमें ये वाला प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूं, मैं ए सी दोनों तरफ जोड़ता हूँ। दोनों तरफ जोड़ने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी, मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया। तो ये कितना हो गया, 2AC।
अब देखो बच्चों, BC प्लस AC तो पूरा AB हो गया। AB क्या है यहाँ? AB है AC प्लस BC, यही तो है। तो ये होगा AC बराबर 1/2 AB, ये हो गया सिद्ध। दिस इज आंसर। ठीक। देखो बच्चों, पांचवा क्वेश्चन। प्रश्न 4 में, प्रश्न 4 में सी रेखा खंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। देखो बच्चों, देखो बच्चों, एक रेखाखंड है AB। अब मान लिया कि इसके दो मध्य बिंदु C और D। मान लिया कि इसके दो मध्य बिंदु है C और D। अब आप ये बताओ, एक रेखाखंड के दोनों रेखाएं बराबर ही होनी चाहिए। मान लो एक रेखा है और मैंने इसे बीच में से काट दिया, मध्य बिंदु से काट, तो इतना पॉइंट और इतना पॉइंट बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए भाई। लेकिन अब जब इसके दो मध्य बिंदु हैं, मान कर चलो कि मान लो डी मध्य बिंदु है, तो AD बराबर BD तो हो जाएगा। लेकिन जब C भी मध्य बिंदु है तो AD बराबर AC कैसे होगा? AD बराबर AC कैसे मुमकिन है जब दो मध्य बिंदु हो जाएंगे? तो इसी के लिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु हो सकता है या होता है। अतः किसी भी रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कीजिए
ई ए बी बराबर सी डी। देखो बच्चे, हेलो बच्चे देखो, ए सी बराबर ए बी डी, रेखाखंड दे रखा हमें, ए बी सी और डी। ठीक, अब ए सी बराबर बी डी है, तो हम क्या बोलेंगे कि AC की जितनी लंबाई है उतनी BD की लंबाई है। ठीक है चलो, अब मैं AC को क्या लिख सकता हूँ, AC को मैं AB प्लस BC लिख सकता हूँ, तो AB प्लस BC। फिर BD को क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब AB इधर लिखा मैंने, BC प्लस CD माइनस BC, तो इस BC से ये BC कट गया, तो AB बराबर क्या है, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, चलो चलो। थैंक यू बच्चों, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, गुड बाय।